हेलो एवरीवन, आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्लास मॉनिटर में। आज मैं फिर लेके आया हूं स्टडी फॉर गोल्स, जो कंप्यूटर सामान्य ज्ञान है, कंप्यूटर प्रीवियस ईयर सवाल, जो कि जेएसएससी जितने भी प्रीवियस ईयर सवाल पूछा गया। आज मेरा तीसरा और चौथा लेक्चर इसी वीडियो के अंदर रहेगा। ठीक है, अगर आप नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी वीडियो के अंत में हम लोग 4 पीढ़ी तक सारे डीपली पढ़ेंगे कि 4 पीढ़ी जो कंप्यूटर के पीढ़ी होते हैं, पहली पीढ़ी, दूसरी, तीसरी, चौथी पीढ़ी, 4 पीढ़ी तक हम लोग इसी वीडियो के अंत में जरूर देखेंगे। और इसी वीडियो में बस 4 पीढ़ी से जितने भी सवाल बनेंगे, उसके ड्यूरेशन हो या उससे संबंधित जो भी फीचर हो, सारे सवाल हम लोग देखेंगे। तो बिना देरी के शुरुआत करते हैं। पहला सवाल आता है कि एमएस वर्ड 365 में केवल विशिष्ट पेजों को चुनने के लिए प्रिंट सेटिंग्स के निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग किया जाता है। ध्यान से समझना है कि एमएस वर्ड जो 365 है, इसमें विशिष्ट पेजों को चुनने के लिए प्रिंट सेटिंग्स में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प चुनना पड़ता है। तो याद रखना है कस्टम प्रिंट विकल्प को चुनना पड़ता है, ताकि एमएस वर्ड 365 में केवल उन्हीं पेजों को चुनेगा जो प्रिंट सेटिंग्स के रूप में आता हो। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, कस्टम प्रिंट में के उपयोग में लाया जाता है। दूसरा नंबर सवाल आते हैं, आईबीएम क्या है। तो याद रखना आईबीएम एक कंपनी है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, आईबीएम एक कंपनी है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आते हैं, तीसरा नंबर, एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों द्वारा बने पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को क्या कहते हैं। तो एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों द्वारा बने पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को क्या कहा जाता है। तो याद रखना इंटीग्रेटेड सर्किट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, इंटीग्रेटेड सर्किट कहा जाता है। ठीक है, वही सिलिकॉन की जो चिप बनी होती है उसी को इंटीग्रेटेड सर्किट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर सवाल आते हैं, सीपीयू का प्रमुख कार्य क्या है। तो याद रखना सीपीयू का प्रमुख कार्य, पहला तो प्रोग्राम के अनुदेशों को अमल करना, दूसरा डाटा जानकारी भावी होकर हेतु स्टोर करना, इसका नहीं है। तीसरा डाटा और जानकारी को प्रोसेस करना, ये सही है। तो ए और सी दोनों राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ए और सी दोनों। पांचवा नंबर सवाल, फिड्डी का पूर्ण रूप क्या है। तो याद रखना फिड्डी का पूर्ण रूप जो है, एफ से फाइबर, डी से डिस्ट्रीब्यूट डेटा इंटरफेस। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस जो है एफडीडीआई का पूर्ण रूप हो जाएगा। छठा नंबर सवाल आते हैं, वर्ष 2022 तक जीमेल में अधिकतम अटैचमेंट आकार क्या था। तो वर्ष 2022 में जीमेल में अधिकतम अटैचमेंट जो है वह 25 MB का था। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ये सवाल जो है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये एक सवाल मैंने ये फेस किए हैं। तो 2022 में जीमेल में अधिकतम अटैचमेंट जो है वह आकार के क्या था। तो यह रखना 25 MB। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 25 MB अधिकतम था। सातवां नंबर सवाल, मदरबोर्ड पर सीपीयू तथा मदरबोर्ड पर लगे दूसरे पुर्जों को कौन जोड़ता है। तो याद रखना मदरबोर्ड पर सीपीयू और मदरबोर्ड पर दूसरे पुर्जे में सिस्टम बेसिस का जुड़ाव होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, सिस्टम बेसिस का जुड़ाव होती है। आठवां नंबर सवाल आते हैं, देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला कौन सा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये। तो याद रखना देश का प्रथम जो साक्षर जिला है वह मल्लपुरम है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, मल्लपुरम। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नौवां नंबर सवाल, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था। तो 1991-92 में सीडेक यानी पुणे में जो स्थित है, सीडेक के द्वारा, सीडेक एक कंपनी का नाम है। ठीक है, कंप्यूटर निर्माता कंपनी है, और सीडेक के द्वारा ही पहला सुपर कंप्यूटर जो है परम 8000 का निर्माण किया गया था। और इस टाइम इसके अध्यक्ष जो थे विजय भटकर जी थे, विजय भटकर जी। इसीलिए विजय भटकर को भारत का सुपर कंप्यूटर के जन्मदाता कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, परम जो सुपर कंप्यूटर का विकास जो है सीडेक पुणे के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 10वां नंबर सवाल आते हैं, माइकल एंजेलो वायरस क्या है। तो याद रखना माइकल एंजेलो वायरस जो है एक कंप्यूटर वायरस है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, माइकल एंजेलो वायरस एक कंप्यूटर वायरस है। 11 नंबर सवाल आते हैं, कौन से इलेक्ट्रॉनिक डिस्क के नाम से भी जाना जाता है। तो किसे इलेक्ट्रॉनिक डिस्क के नाम से जाना जाता है। तो याद रखना है सॉलिड स्टेट ड्राइव। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, सॉलिड स्टेट ड्राइव को जो है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा।
12 नंबर सवाल आते हैं कि HTTP का पूरा नाम क्या है। तो याद रखना है HTTP का पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा HTTP का फुल फॉर्म। 13 नंबर सवाल आते हैं, प्रोग्राम हेतु सर्वप्रथम विकसित की गई कंप्यूटर भाषा कौन सा था। तो याद रखना प्रोग्राम हेतु सर्वप्रथम विकसित की गई कंप्यूटर भाषा जो है फॉर्ट्रैन है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, फॉर्ट्रैन। 14 नंबर सवाल आते हैं, कंप्यूटर के लिए प्राथमिक आउटपुट डिवाइस कौन सी है। तो याद रखना प्राथमिक आउटपुट डिवाइस जो है मॉनिटर है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। जो स्क्रीन में हम लोग देखते हैं उसी को मॉनिटर कहा जाता है। ठीक है, अभी यही स्क्रीन में हम लोग देख रहे हैं, तो ये क्या है, एक मॉनिटर है। यही जो है प्राथमिक आउटपुट डिवाइस है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सब जो है आपका स्कैनर हो गया, माउस हो गया और प्रिंटर हो गया। ठीक है, प्रिंटर तो आउटपुट ही है, लेकिन स्कैनर और माउस जो है आपका हो जाएगा इनपुट डिवाइस। ठीक है, स्कैनर और माउस इनपुट डिवाइस है, प्रिंटर जो है आउटपुट डिवाइस है, लेकिन प्राथमिक आउटपुट नहीं है, सेकेंडरी में आता है। ठीक है, तो प्रिंटर जो है आउटपुट डिवाइस ही है, लेकिन प्राथमिक में नहीं आता है। वही ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, मॉनिटर जो है प्राथमिक आउटपुट है। उम्मीद करता हूं याद भी हो रहा होगा। ठीक है, 15 नंबर सवाल, सारे स्क्रीन पर विंडोज को डिस्प्ले करने वाले बटन को क्या कहा जाता है। तो सारे स्क्रीन पर विंडोज को डिस्प्ले करने वाले बटन को मैक्सिमाइज कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, मैक्सिमाइज कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर सवाल आते हैं, मॉनिटर का रिजोल्यूशन जितना अधिक होगा। तो मॉनिटर का रिजोल्यूशन जो है पिक्सल उतने अधिक होंगे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, मॉनिटर का रिजोल्यूशन जितना अधिक होगा वो पिक्सल उतने अधिक होंगे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर सवाल आते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट का नाम और टास्क बार दोनों में डिस्प्ले होते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट का नाम जो है और टास्क बार दोनों में कौन सा डिस्प्ले होती है। तो मतलब इसका नाम क्या है। तो यार हम टास्क बार जो है दोनों में डिस्प्ले में होती है, इसका नाम है टाइटल बार। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट का नाम है टाइटल बार, इसी में टास्क बार दोनों में डिस्प्ले में होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर सवाल, कंट्रोल व शिफ्ट किस प्रकार की कुंजियां हैं। तो याद रखना कंट्रोल व शिफ्ट जो है मॉडिफायर कुंजियां है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, कंट्रोल व शिफ्ट जो है मॉडिफायर कुंजी है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर सवाल, जो व्यक्ति इनपुट के लिए अपने हाथों का प्रयोग नहीं कर पाते हैं उनकी सहायता कौन सा सॉफ्टवेयर कर सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो याद रखना जो अपने हाथों का प्रयोग नहीं कर पाता है इनपुट डिवाइसों के क्षेत्र में, तो वह कौन सा सॉफ्टवेयर आपको मदद करेगा। तो याद रखना स्पीच रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, आप बोल के भी किसी को भी मतलब टाइपिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी को स्पीक रिकॉग्नाइजेशन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर सवाल और तीसरा सेट का अंतिम सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म इंटरनेट सर्विस और इससे संगत प्रोटोकॉल को सही ढंग से सुनिश्चित दर्शाता है। तो याद रखना ईमेल SMTP। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं, इसी में पढ़ेंगे हम लोग कंप्यूटर से संबंधित जो है बहुत ही शानदार हम लोग पढ़ेंगे पीढ़ी के बारे में। ठीक है, तो पहला पीढ़ी हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला पीढ़ी जो था 1942 से 1955 था। याद रखना है कब, 1942 से 1955 की ड्यूरेशन को ही पहली पीढ़ी, कंप्यूटर की पहली पीढ़ी कहा जाता है। अब ध्यान से सुनना है लाइनर के रूप में। इस पीढ़ी के कंप्यूटर निर्माण में निर्वात ट्यूब यानी वैक्यूम ट्यूब्स का प्रयोग किया गया, जिसे वॉल्व कहा गया। बहुत इंपॉर्टेंट है यह, जिसमें है वैक्यूम ट्यूब यानी निर्वात ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था पहली पीढ़ी में। ठीक है, सवाल ऐसे पूछा जाएगा कि निर्वात ट्यूब किस पीढ़ी में शुरुआत की गई थी। तो याद रखना है पहली पीढ़ी में। ऑप्शन नंबर निर्वात ट्यूब का पहली पीढ़ी में इस्तेमाल किया गया था। दूसरा पॉइंट है कि सॉफ्टवेयर तथा डाटा के भंडारण के लिए पंच कार्ड तथा पेपर टेप का इस्तेमाल किया गया था। पंच कार्ड और पेपर टेप का इस्तेमाल सॉफ्टवेयर तथा डाटा भंडार के लिए किया गया था। अगला सवाल, इस पीढ़ी में सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन मशीनी भाषा तथा निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा में तैयार किया जाता है। तो याद रखना है जो पहली पीढ़ी में है इसमें सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन मशीनी भाषा तथा निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा में तैयार किया जाता है। ठीक है, एप्लीकेशन जो मशीनी भाषा है उसमें और निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा जो है पहली पीढ़ी में ही शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट टॉपिक है, ये साइज में बड़े और अधिक ऊर्जा खपत करने वाले थे। जो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर थे वह बहुत बड़ा साइज का था।
ठीक है, और ऊर्जा भी, एनर्जी उसको ज़्यादा भी लगता था। भंडार की क्षमता कम और गति धीमी थी। इसकी जो स्पीड थी बहुत कम थी, और भंडारण क्षमता मतलब स्टोरेज क्षमता बहुत कम था। ठीक है, वह इनमें गलती यानी त्रुटि होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती थी। पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में गलती होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती थी। इसके साइज बहुत ज़्यादा थे, इसके ऊर्जा खपत बहुत ज़्यादा थी, भंडारण क्षमता बहुत कम और गति भी बहुत धीमी ही थी। ठीक है, नेक्स्ट है कि एनियक, यूनिवेक एवं IBM के मार्क 1 इसके उदाहरण है। इसे एकदम ध्यान में बिठा लेना है। पहली पीढ़ी में जो शुरुआत किया गया था एनियक था और यूनिवेक था और IBM था। ठीक है, तो मार्क 1 ये सारे इसके उदाहरण हैं। अगला पॉइंट है कि SEAC यानी स्टैंडर्ड ईस्टर्न ऑटोमेटिक कंप्यूटर, इसका मतलब है कि पहली पीढ़ी का इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था सीक। ठीक है, यह पहली पीढ़ी का इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था जिसे 1950 में US नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड्स यानी एनबॉस द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा? US नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड्स, ठीक है, स्टैंडर्ड्स, तो इसी के द्वारा बनाया गया था सीएक को। ठीक है, पहली पीढ़ी में हम लोग सारे सवाल देख लिए, एक बार रिवीजन के तौर पर सुपरफास्ट के रूप में देख लेंगे। पहली पीढ़ी जो शुरुआत हुई थी 1942-55 में, ठीक है, और उसके बाद वैक्यूम ट्यूब की शुरुआत हुई थी। उसके बाद पंच कार्ड और पेपर टैप का भंडारण की क्षमता के आधार पर डेवलप किया गया था। इस पीढ़ी में सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन मशीन भाषा को निम्न स्तर प्रोग्राम भाषा में तैयार करने के लिए तैयार किया गया था। इसके साइज बहुत बड़े थे, अधिकतर ऊर्जा खपत होती थी, भंडारण क्षमता कम थी, गति भी धीमी थी और गलती ज़्यादातर होती थी। ठीक है, एनियक, यूनियक और IBM के मार्क 1 इसके प्रमुख उदाहरण। ठीक, उसके बाद पहली पीढ़ी के इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम था सीएक। ठीक है, जो 1950 में US नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड्स के द्वारा बनाया गया था। दूसरा हम लोग पीढ़ी आते हैं शानदार सवाल। दूसरी पीढ़ी जो है 1955 से 1964 की ड्यूरेशन था, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स। ठीक है, इस पीढ़ी के कंप्यूटर में निर्वात ट्यूब के बजाय ट्रांजिस्टर का यूज हुआ गया। ठीक है, इसमें क्या हुआ था यूज? ट्रांजिस्टर। ठीक है, याद रखना ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल हुआ था और निर्वात ट्यूब का पहले में, ठीक है, पहला पीढ़ी में, दूसरे में ट्रांजिस्टर। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम प्रारंभ हुई, BOS का स्टार्टिंग जो है वह कब हुआ था शुरू? तो दूसरी पीढ़ी में, याद रखना है ना, ट्रांजिस्टर BOS का इस्तेमाल हुआ। सॉफ्टवेयर में कोबोल यानी कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज एवं फॉर्ट्रेन यानी फॉर्मूला ट्रांसलेशन जैसे उच्च स्तरीय भाषा का विकास IBM द्वारा किया गया, जिससे प्रोग्राम लिखना बहुत आसान हुआ। ठीक है, ये सारे शानदार सवाल, जो शानदार टॉपिक, शानदार फीचर है, सेकंड पीढ़ी में तैयार किया गया। ठीक है, कोबोल और फॉर्ट्रेन का जो उच्च स्तरीय भाषा थी उसकी विकास जो IBM के द्वारा निम्न स्तर पर किया गया, जो कि आसान से समझा जाने लगा। ठीक है, अगला पॉइंट है कि इनमें से कुछ उदाहरण है यूनियक 1108, IBM 1620, IBM 7094 और CDSC 1604 और CDC 3600। ठीक है, ये सारे जो है वह दूसरी पीढ़ी की मतलब फीचर था। ठीक है, तो रिवीजन करते हैं। 1955-64 तक दूसरी पीढ़ी थी। इसमें ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल हुआ, BOS का इस्तेमाल हुआ, कोबोल और फॉर्ट्रेन का इस्तेमाल हुआ आसान भाषा में, और यूनियक 1100, IBM 1620, IBM 7094, CDS 1604, CDC 3600। ठीक है, ये सारे जो है कुछ उदाहरण हैं। अब हम लोग आते हैं चौथा नंबर, सेट प्रैक्टिस स्टडी फॉर गोल्स के जो कंप्यूटर संबंधित सवाल है, वो सारे सवाल जो JSSC प्रीवियस ईयर सवाल से बनते हैं। ठीक है, चौथा सेट। पहला सवाल है कि एक्सेल की कौन सी विशेषता डेटा की एक श्रृंखला में शीघ्रता से पूरा करती है? तो याद रखना है एक्सेल की एक विशेषता है, वह कौन सी विशेषता है? तो याद रखना है इसकी विशेषता है ऑटोफिल। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। एक्सेल की ऑटोफिल विशेषता जो है डेटा की एक श्रृंखला को शीघ्रता से पूरा करती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर सवाल, विंडोज में न्यूनतम अनुप्रयोग कहाँ रहते हैं? तो याद रखना विंडोज में न्यूनतम अनुप्रयोग जो है टास्क बार में होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। न्यूनतम मतलब बहुत कम, विंडोज में बहुत कम अनुप्रयोग जो है टास्क बार में होती है, जबकि माई डॉक्यूमेंट्स, रिसेंट डॉक्यूमेंट और माई कंप्यूटर जो है ये सारे में है अनुप्रयोग ज़्यादातर होती है, लेकिन टास्क बार में बहुत कम होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर सवाल है कि किस पीढ़ी के कंप्यूटरों ने ट्रांजिस्टर के स्थान पर आईसी का उपयोग किया था? तो याद रखना है कौन सी पीढ़ी में कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर के स्थान पर आईसी का इस्तेमाल कर दिया था? तो याद रखना तीसरी पीढ़ी। अभी हम लोग इसी वीडियो में फिर तीसरी पीढ़ी देखेंगे। ठीक है, तो तीसरी पीढ़ी में जो आईसी का
इस्तेमाल हो गया था। याद रखना पहली पीढ़ी कब से कब तक शुरुआत हुआ था, तो 1942 से 55 तक। ठीक है, इसमें क्या शुरुआत हुई थी, तो याद रखना इसमें वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल हुआ था। दूसरी पीढ़ी 55 से 64 तक, ध्यान देना है ना, इसमें क्या शुरुआत हुई थी, तो ट्रांजिस्टर। तीसरी में आईसी। ठीक है, अगर अब हम लोग आते हैं चौथा नंबर सवाल, पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या है, तो पीडीएफ का पूर्ण रूप पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है। पांचवा नंबर सवाल, साइबर लॉ की शब्दावली में डीओएस का अर्थ क्या है। डीओएस कहाँ हम लोग पढ़े थे, तो याद रखना सेकंड पीढ़ी में, सेकंड पीढ़ी में डीओएस आया था। ठीक है, तो साइबर शब्दावली में जो है डीओएस का अर्थ क्या होती है, तो याद रखना डीओएस का अर्थ डैनियल ऑफ सर्विस है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, डैनियल ऑफ सर्विस। छठा नंबर सवाल, ईमेल का जन्मदाता किसे माना जाता है, तो याद रखना ईमेल के जन्मदाता आर टॉमलिंसन है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, आर टॉमलिंसन ईमेल के जन्मदाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। सातवां नंबर सवाल, चित्र संदेश निजी इनबॉक्स में कितने दिन तक रहता है। बहुत ही शानदार सवाल है। अगर चित्र संदेश है, चित्र संदेश अगर इनबॉक्स में आया है यानी ईमेल में आया है, तो वह जो है इमेज जो है, चित्र संदेश जो वीडियो या ऑडियो या फोटो आया है, वह कितने दिन तक रहेगा, तो याद रखना यह जो है 30 दिन तक रहेगा। ये एकदम दिमाग में बिठा लेना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, 30 दिन तक मतलब वही इनबॉक्स में रहेगा। आठवां नंबर सवाल आता है, पूर्व में रद्द किए गए आदेश को पुनः प्रभावी बनाने के लिए कीबोर्ड जो शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है, तो याद रखना है पूर्व में जो बनाया गया है, जैसे मान के चलो अभी हम कुछ लिखे, ठीक है, और फिर इसको मिटा दिए, तो फिर इसी को हमको लाना है, तो पुनः लाने के लिए Ctrl+Z का इस्तेमाल, उंडो बोला जाता है इसको, Ctrl+Z इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, Ctrl+Z। ठीक है, तो उंडो बोला जाता है इसको, उंडो UNDO, तो Ctrl+Z इसी का इस्तेमाल किया जाता है। 9वां नंबर सवाल आते हैं, नए डॉक्यूमेंट के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है, तो याद रखना नए डॉक्यूमेंट के लिए न्यू, मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट हमको न्यू ओपन करना है, तो उसे न्यू किसे एन से लिखते हैं, तो Ctrl+N। ठीक है, उम्मीद करता हूँ याद भी हो रहा होगा। 10वां नंबर सवाल, किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए कौन सा मेन्यू सेलेक्ट किया जाता है। प्रिंट करने के लिए किस मेन्यू का इस्तेमाल करेंगे आप, तो प्रिंट करने के लिए आप जो इस्तेमाल करेंगे फाइल का इस्तेमाल करेंगे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, फाइल का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट सवाल आते हैं, प्रोलॉग भाषा विकसित कब हुई थी, तो याद रखना प्रोलॉग भाषा जो 1972 में विकसित हुई थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, 1972 में विकसित हुई थी। 12 नंबर सवाल आते हैं, इंटरफेस क्या है, तो याद रखना इंटरफेस जो है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संबंध बनाने का एक तकनीक है। इंटरफेस हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, ठीक है, हार्डवेयर जिसे हम टच कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर जिसे हम टच नहीं कर सकते, ये दोनों के बीच जो है पुल का काम यानी जो मीडिएटर बनता है वह इंटरफेस करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर सवाल, रीस्टार्ट से क्या तात्पर्य है, तो कंप्यूटर जो है अपने आप बंद हो जाए और फिर पुनः चालू हो जाए, इसी को रीस्टार्ट कहा जाता है। पूर्ण रूप से बंद होने के बाद पुनः चालू हो जाए, उस अपने आप बंद नहीं होगा, सॉरी अपने आप बंद नहीं, मतलब उसको बंद कर दिए, रीस्टार्ट कर दिए, तो रीस्टार्ट में जैसे क्लिक किए वह बंद हो गया और कुछ देर बाद तुरंत फिर अपने आप पुनः चालू हो जाएगा, इसी को बोलते हैं रीस्टार्ट। मोबाइल में भी तो यही होती है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। रिबूट भी इसको कहा जाता है, ये रखना है ना, रिबूट। 14 नंबर सवाल आते हैं, सवाल है कि जब यूजर एक ही वर्कशीट में अलग सीट पर चार्ट को बनाता है तो वह क्या कहलाता है, तो याद रखना जब यूजर एक ही वर्कशीट में अलग सीट पर चार्ट को बनाता है तब वह क्या कहलाता है, तो याद रखना यह चार्ट शीट कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, चार्ट शीट कहलाता है। 18 नंबर सवाल आते हैं, ओरेकल क्या है, तो याद रखना है। 15 नंबर सवाल, ओरेकल क्या है, तो याद रखना ओरेकल एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है ओरेकल, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल 16 नंबर सवाल आते हैं कि कंप्यूटर का माइक्रो प्रोसेसर क्या है, तो कंप्यूटर का माइक्रो प्रोसेसर जो है केवल मशीन की भाषा समझता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, केवल मशीन की भाषा समझता है उसे कंप्यूटर का माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर सवाल, कंप्यूटर एक्सेस प्रदान करने से पहले उपयोगकर्ता के नाम और पासवर्ड के मिलान के लिए कौन सी जांच करता है, तो याद रखना है यह डेटाबेस जांच होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना है कंप्यूटर एक्सेस प्रदान करने से पहले उपयोगकर्ता के नाम और पासवर्ड के मिलान के लिए डेटाबेस की जांच होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर सवाल आता है, किन की से नंबरों को तेजी से इनपुट किया जा सकता है,
तो याद रखना किन की से नंबरों के तेजी से इनपुट किया जा सकता है, तो फंक्शन की। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, फंक्शन की। 19 नंबर सवाल, न्यूनतम मेमोरी साइज की इकाई चुनिए। तो याद रखना न्यूनतम मेमोरी साइज की इकाई जो है केबी है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, केबी, किलोबाइट। ठीक है। 20 नंबर सवाल, इनमें से कौन उद्योग चुंबकीय स्याही गुण पहचान यानी MICR का प्राथमिक उपयोग करता है? तो इनमें से जो है बैंक जो है एक चुंबकीय स्याही गुण पहचान यानी MICR का प्राथमिक उपयोगकर्ता माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए बैंक हो जाएगा। ठीक है। अब हम लोग आते हैं तीसरी पीढ़ी। ठीक है। पहली और दूसरी पीढ़ी हम लोग देख लिए। पहली पीढ़ी कब हुआ था? 1942 से 1955 के बीच। ठीक है। और पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था, यूनियक और एनियक। ठीक है। ये सारे कुछ शानदार जो है उदाहरण थे। दूसरी पीढ़ी हम लोग 55 से 64 के दौरान ड्यूरेशन के आधार पर पढ़ा। दूसरी पीढ़ी में हम लोग पढ़े थे जो ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल हुआ था और DOS का भी इस्तेमाल हुआ था। ठीक है। अब हम लोग आते हैं तीसरी पीढ़ी। उम्मीद कर रहा हूँ एकदम ध्यान से अगर सुन रहे हैं तो एकदम जहन में एकदम बैठ रहा ही होगा। ठीक है। अगर हमारी मेहनत पे आधार पे आपको कुछ भी अगर मेहनत पे बेनिफिट मिल रहा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिएगा। लाइक जरूर कर दीजिएगा यार, थैंक यू। ठीक है। तीसरा नंबर, तीसरी पीढ़ी हम लोग आते हैं। तीसरी पीढ़ी कब हुआ था? तो याद रखना 1964 से 1975 के दौरान। ड्यूरेशन क्या है? 1964 से 75 के दौरान तीसरी पीढ़ी का ड्यूरेशन है। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में ट्रांजिस्टर के बजाय इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल किया गया। अभी हम लोग MCQ में यही सवाल देखे थे। ठीक है। ट्रांजिस्टर दूसरा पीढ़ी में इस्तेमाल हुआ था, उसी का इंटीग्रेटेड सर्किट चिप के रूप में तीसरी पीढ़ी में इस्तेमाल किया गया था। नेक्स्ट टॉपिक, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास हुआ। याद रखना बहुत शानदार है, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास तीसरी पीढ़ी में ही हुआ था। नेक्स्ट है कि मैग्नेटिक टैप और डिस्क के भंडारण क्षमता में बढ़ोतरी हुई, सेमीकंडक्टर भंडारण उपकरणों का विकास हुआ और रैम के कारण कंप्यूटर की गति में वृद्धि हुई। ठीक है। मैग्नेटिक टैप और डिस्क के भंडारण क्षमता की बढ़ोतरी हुई, मैग्नेटिक टैप और डिस्क के भंडारण क्षमता में वृद्धि हुई। यही भंडारण क्षमता दूसरी पीढ़ी में कम था। ठीक है। और रैम के कंप्यूटर की गति में वृद्धि हुई, यही गति दूसरी पीढ़ी में स्लो थी। इसके कुछ उदाहरण है जैसे IBM 370, PDP-11, ठीक है, हनीवेल 6000, PDP-8, IBM 360, ICL 2900, ठीक है, 2900 और DEC, ये सारे जो है तीसरी पीढ़ी के कुछ उदाहरण हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं चौथी पीढ़ी से संबंधित टॉपिक देखते हैं। चौथी पीढ़ी 1975 से 1989 तक। ठीक है। इतने पीढ़ी माना गया है। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में इंटीग्रेटेड सर्किट चिप की जगह माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया। देख रहे हैं शानदार सवाल। पहली पीढ़ी में क्या किया गया था? तो यह रखना है वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल, दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर, तीसरी पीढ़ी में IC चिप, चौथी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है। इतना इस्तेमाल किया गया था। ये सभी पूछा जाता है, शानदार सवाल। इस पीढ़ी में उच्च गति वाले कंप्यूटर नेटवर्क जैसे LAN और WAN का विकास हुआ। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। LAN जो लोकल एरिया नेटवर्क है, वर्ल्ड जो है होल या वर्ल्ड एरिया नेटवर्क है जो भौगोलिक पूरे क्षेत्र में देखा जाता है, और लोकल वाले जो किसी एक सीमित क्षेत्र में देखा जाता है नेटवर्क। ठीक है। तो ये जो नेटवर्क था ना वो चौथी पीढ़ी में डेवलप हुआ है, ये एकदम जहन में बिठा लेना है। ठीक है। LAN और WAN का जो डेवलप हुआ था वो चौथी पीढ़ी में हुई थी। नेक्स्ट सवाल आते हैं। इसके कुछ उदाहरण जैसे स्टार हैं 1000, DEC 10, IBM 4341, TRC-80, एप्पल 2। ठीक है। इसमें शामिल किया गया है। लास्ट हम लोग आते हैं पांचवी पीढ़ी से संबंधित सवाल। पांचवी पीढ़ी जो है 1989 से अब तक चल रहा है। ठीक है। पांचवी पीढ़ी में जो है ULSI यानी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन तथा SLSI यानी सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन से करोड़ों इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से युक्त माइक्रोसॉफ्ट प्रोसेसर चिप का विकास हुआ। ठीक है। मतलब याद रखना है पांचवी पीढ़ी में ULSI और SLSI का इस्तेमाल हुआ। इस पीढ़ी में CD, DVD, ब्लू रे डिस्क का विकास भी हुआ और भंडारण क्षमता भी काफ़ी अधिक देखा गया। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक और अंतिम टॉपिक, इसके कुछ उदाहरण है जैसे IBM नोटबुक लैपटॉप अल्ट्रा बुक प्रम 1000, इंटेल 4P4 और पेंटियम के PC शामिल किया गया। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ बहुत सारे कंटेंट
आपके इस छोटे से वीडियो में मिला होगा। थैंक यू सो मच गाइज यहाँ तक बने रहने के लिए। प्लीज़ हमारी मेहनत के आधार पे जो आपको कहे अनुसार, आपके डिमांड के अनुसार ये सारे जो कंटेंट आपके सामने फ्री ऑफ कॉस्ट जो कंटेंट करवा रहा हूँ आपके सामने, इसीलिए प्लीज़ लाइक तो बनता है, और हाँ अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कुछ दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सुरक्षित रहिएगा। थैंक यू अगैन और जय हिंद जय झारखंड। धन्यवाद।